अभी स्टूडेंट्स हमारे अपीयर नहीं हुए हैं, कहाँ निकल गए सभी लोग? स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आते रहेंगे धीरे धीरे लोग। हमने कल क्लास छोड़ी हमारी कि साहिब एक क्लब के गेट के सामने खड़े हुए, एक क्लब के गेट के सामने खड़े हुए दो युवाओं को वाइट ड्रेस पहने हुए टेनिस खेलते हुए देख रहा था वो, और मन ही मन सोच रहा था कि किसी दिन गेट कीपर मुझे अंदर जाने देगा और मैं अंदर जाऊंगा और मैं झूला यूज करूंगा, स्विंग मैं यूज करूंगा। उसने सोचा मन ही मन में। इसके आगे बात करते हैं। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, यहां से पढ़ रहा हूं मैं। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, पेज नंबर 16 पे थर्ड लाइन पढ़ी है मैंने, पेज नंबर 16 लाइन 3, ओके। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज that look strange over his discolored shirt and shorts। तो साहिब ने खुद ने भी टेनिस के ही जूते पहन रखे हैं जो उसकी भद्दी शर्ट यानी रंग उड़ी हुई डिस्कलर्ड रंग उड़ी हुई शर्ट और उसकी शॉर्ट्स में होते निकर पर वो मैच नहीं कर रहे हैं जूते। Someone gave them to me, किसी ने वो मुझे दिए थे, किसी ने मुझे वो दिए थे। He says in the manner of explanation, वो एक बहाना बनाने के तरीके से ये बात कहता है, बहाना बनाने के तरीके से वो ये बात कहता है कि किसी ने ये जूते मुझे दिए थे, जबकि दिए हुए नहीं होंगे, वो कहीं पड़े होंगे और वो ले आया होगा उनको, ऐसा कहा उसने। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, और वास्तविकता क्या थी? The fact, वास्तविकता थी कि they are discarded, discarded मीन्स त्यागे हुए जूते थे वो। discarded shoes of some rich boy, किसी धनवान बच्चे के त्यागे हुए जूते थे वो, और वो त्यागे हुए जूते कहीं से इसको मिल गए और इसने उनको यूज कर लिया। देखिए, who perhaps refused to wear them because of, जिस धनवान लड़के ने शायद उन्हें पहनने से मना कर दिया होगा because of, किस वजह से? a hole in one of them, उन दोनों जूतों में से एक जूते में छेद था, होल था, तो एक जूते में छेद हो गया तो उसने दोनों जूते पहनने से मना कर दिया होगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हम लोग शूज पहनते हैं डेली शूज जो पहनते हैं हम, उन शूज में अगर छेद हो जाए तो हम डेफिनेटली बिल्कुल नहीं पहनेंगे, चाहे कितना ही पेरेंट्स आपको कह लें, हम नहीं पहनेंगे। लेकिन अगर उसी जगह आपके शूज में कौन सा शूज हो? स्कूल यूनिफॉर्म का शूज हो, उसी समय अगर स्कूल यूनिफॉर्म का शूज हो और उसमें अगर छेद हो जाए, और उस छेद को आप तो देख ही रहे हो, लेकिन पेरेंट्स देख लें और मैं शायद आपको बोलूं कि बेटा इसमें छेद हो गया है, आपको नए शूज ला दूं, तो आप खुद ही मना कर दोगे, नहीं चल जाएगा, ये सेशन तो निकाल दूंगा इसमें मैं। ऐसी हमारी थिंकिंग होती है। स्कूल शूज के प्रति हमारी थिंकिंग क्या होती है? जैसे तैसे जुगाड़ करके निकाल दूंगा इसको, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, नए लाने की जरूरत नहीं है। और जो आप डेली यूज करते हो घर पे,
उनमें अगर छेद हो जाए तो आप डेफिनेटली नहीं पहन सकते उनको। तो ये बात वही जानता है जो आवश्यकता में हो। तो साहिब ने जूते पहन रखे हैं किसी धनवान बच्चे के टागे हुए हैं, जिसमें से एक में छेद है और शायद उस बच्चे ने इसे पहनने से इनकार कर दिया होगा। ठीक है। डज नॉट बोदर हिम, जो छेद उसे कोई परवाह नहीं देता है। जिस छेद की वजह से धनवान बच्चे ने जूते ताक दिए थे वो छेद साहिब को कोई परवाह नहीं देता है, मीन्स उस छेद की साहिब को कोई परवाह नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, एक उस व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव घूमता है, एक उस व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव घूमता है। इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, चाहे जूते में छेद ही क्यों ना हो, सपना तो पूरा हो रहा है कि एक नंगे पांव घूमने वाले व्यक्ति को एक छेद बना हुआ जूता मिल गया, तो चाहे छेद क्यों ना हो लेकिन सपना तो पूरा हो रहा है टेनिस शूज पहनने का। तो यहाँ पे उसको हर चीज की कीमत का पता चलता है जब नीड होती है वहां पे। ठीक है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो इतना इंटेंटली ध्यान लगा करके क्यूरियसली इतने ध्यान से जो गेम वो देख रहा है वो गेम वो उसकी पहुंच से दूर था। गेम नहीं खेल सकता है वो जो देख रहा है इतना मन लगा के। जूते की जो चॉइस है वो पूरी हो गई है कि जो गेम खेलने वाले लोगों ने टेनिस शूज पहन रखे हैं तो टेनिस शूज साहिब को भी मिल गए हैं, लेकिन गेम नहीं मिल सकता उसको। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और आज सुबह साहिब अपने रास्ते जा रहा था टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ जहाँ से दूध परचेज कर सकते हैं हम, दूध का जो पॉइंट होता है उधर साहिब जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन था। आई नाउ वॉक इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो कुछ दूरी की ओर इशारा करते हुए, कुछ दूरी की ओर इशारा करते हुए साहिब बोलता है आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, कि मैं अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, एक चाय की दुकान पर मैं काम करता हूँ। डाउन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। ठीक है। इशारा करते हुए उसने बताया कि अब मैं एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। डाउन द रोड, सड़क के उस पार। तो सड़क के उस पार थोड़ी दूरी पर इशारा करते हुए उसने बताया कि मैं वहाँ काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज, और मुझे 800 रुपया भुगतान किया जाता है। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा सारा भोजन, दिन के समय हम जितनी टाइम भोजन करते हैं, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, वो सारा भोजन भी दुकान वाला ही उसको देता है, और 800 रुपीज़ देता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, तो लेखिका उससे पूछती है क्या वो इस काम को पसंद करता है, ये पूछा उसने। हिज फेस, तो ये क्वेश्चन करते ही उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर एक बेपरवाह की झलक आ गई। मीन्स उसने मेरे इस प्रश्न के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मिंटू से उत्तर देना नहीं चाहता, उत्तर देना नहीं चाहता और बोले बिना रह नहीं सकता, तो चेहरे को ऐसा बना लिया कि बिना बोले ही काम चल गया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, स्टील का जो बर्तन है वो भारी प्रतीत होता है बजाय उस प्लास्टिक के थैले के। ये कहा लेखिका ने कि शायद उसको स्टील का जो बर्तन है वो भारी महसूस होता है बजाय उस प्लास्टिक के थैले के। कौन सा थैला?
ही वुड कैरी सो लाइटली और हिज सोल्जर्स, जिस थैले को वो बहुत ही आसानी से या हल्के में अपने कंधों पर लेकर घूमता था। आज ये बर्तन शायद उसे भारी नजर आ रहा होगा। द बैग वॉज हिज, और थैला क्यों था हल्का? क्योंकि थैला खुद का था, बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और बर्तन उस आदमी से संबंध रखता था हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान चलाता था। तो बर्तन उस आदमी से संबंध रखता था जो चाय की दुकान चलाता था, और थैला जो था वो खुद का था। तो अब आप देखिए, हम अपनी पर्सनल कोई चीज़ हो, खुद की चीज़, चाहे कुछ कमी के साथ भी हो, तो भी हम थोड़ा प्राउड फील करते हैं, और मांगी हुई चीज़ चाहे बहुत अच्छी ही क्यों ना हो, तो भी हमें हल्का हल्का थोड़ा सा गिल्टी फील होता ही है कि काश ये चीज़ मेरे पास होती। ऐसी फीलिंग तो रहती है मन में। तो फर्क बताया उसने कि अपना अपना होता है और दूसरे का होता है, इससे फीलिंग्स हमारी चेंज होती है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था। साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था, मिंटू से जैसे उसको ऑर्डर होंगे वो वैसा काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक साहिब की बात थी। अब यहाँ से एक दूसरा जो लड़का है उन्हीं रैग पिकर्स में से अब उसकी बात चलेगी। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, तो इस लड़के ने बोला आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, तो मुकेश अपनी खुद की मर्जी का मालिक होने के लिए इस बात पर इंसिस्ट दबाव देता है। तो मुकेश दबाव देकर के बोलता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ और अपनी मर्जी का मालिक रहूँगा, मैं खुद की कार चलाऊँगा और किसी के अधीन नहीं रहूँगा मैं। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, अनाउंस में होता है घोषणा करना या कहता है, वो घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक भी होऊंगा, चाहे तो मैं कार चलाऊंगा या फिर मैं मोटर मैकेनिक होऊंगा, अपनी मर्जी का मालिक होऊंगा, खुद का काम करूंगा मैं। मुकेश बोला इन बातों को सुन करके। ठीक है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, तो लेखिका बोली क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, जो तुम ऐसे कह रहे हो कि मैं कार चलाऊंगा या मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा, क्या तुम जानते हो? लेखिका बोली आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, तो मुकेश ने कहा कि मैं कार चलाना सीख लूंगा, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वो उत्तर देता है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए वो लड़का उत्तर देता है, सीधे आंखों में देख करके उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। ठीक है, हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, और हिज ड्रीम लूम्स, उसका स्वप्न झलकता नजर आता है, उसका स्वप्न या उसका सपना झलकता हुआ नजर आता है। लाइक ए मिराज, मिराज, मिराज होती है मरीचिका, मरीचिका, ए फॉल्स शैडो, एक झूठी परछाई। लाइक ए मिराज अमिडस्ट द डस्ट, धूल के बीच में एक मरीचिका की भांति उसका सपना उसकी आंखों में झलकता नजर आया। द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गली की धूल, तो गली की धूल के बीच में जैसे एक मिथ्या चमक दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से उसकी आंखों में सपने भी मुझे धूमिल नजर आ रहे थे। अब बताएं आपको मिराज क्या होती है। अभी धूप है बहुत जोर से, इस धूप में आप सड़क के ऊपर निकलिए और हाईवे के ऊपर यानी बड़े सड़क के ऊपर आप दूर देखिए, सड़क की लंबाई में आपको ऐसा नजर आएगा धूप के साथ में रिफ्लेक्शन बनके कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है। दूर सड़क पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है, दैट इज मिराज। ऐसे रेत में होता है,
जहाँ पे दूर दूर तक रेत फैली हुई हो, तो दूर की रेत हमें ऐसे नज़र आती है जैसे कोई पानी का कोई जलाशय या कोई जगह हो, ऐसे झिलमिलाता हुआ नज़र आता है धूप से रिफ्लेक्शन हो करके। ये धूप ही नज़र आती है हमें से। सड़क पे तो आप देख सकते हो आजकल, कभी जब घर से निकलो तो दूर सड़क पे देखना, जहाँ से खड़े हो ना वहाँ से दूर देखना लंबाई में सड़क के ऊपर आपको ये नज़र आ जाएगा, दैट इज मिराज। तो ये मरीचिका होती है यानी फॉल्स शैडो, झूठी परछाई। तो उसकी आंखों में जब मैंने देखा तो उसका सपना एक धूमिल सपने की भांति, जैसे गलियों में धूल उड़ती फिरती है, इस प्रकार से उसका सपना मुझे दिखाई दिया। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो धूल उसके कस्बे फिरोजाबाद को भर देती है, उस धूल की भांति धुंधला सा सपना उसकी आंखों में मुझे दिखाई दिया। तो ये कहाँ का है ये मुकेश? फिरोजाबाद। ये फिरोजाबाद, सीमापुरी, ये सारा वहीं पे है। फिरोजाबाद है जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट बना दिया है शायद इसको, और सीमापुरी है जो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे है। ठीक है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। अब नया अध्याय शुरू हो गया यहाँ से। अभी तक तो रैग पिकर्स की बातें कर रहे थे हम, उनकी लाइफ स्टाइल वगैरह देख रहे थे, साहिब की बातें हो रही थी। अब बात करते हैं कि फिरोजाबाद जो कस्बा है, उस कस्बे के आसपास ये लोग रहते हैं, सीमापुरी है। तो फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। फिरोजाबाद फेमस किसके लिए है? इट्स बेंगल्स, चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है। ठीक है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद का हर परिवार व्यस्त रहता है चूड़ी बनाने में। फिरोजाबाद का हर परिवार व्यस्त रहता है चूड़ियाँ बनाने में। ठीक है। जैसे अपने घर में कोई ऐसी चीज़ हो जो हर कोई बना सकता है, ऐसे ही फिरोजाबाद का कोई ऐसा घर नहीं है जिसको चूड़ी बनाना नहीं आता हो। सभी लोग चूड़ियाँ बनाते हैं वहाँ पे, और बड़े जो लोग होते हैं या बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको रॉ मटेरियल, कच्चे माल के लिए ऑलरेडी पैसे दे देते हैं, और जो ही चूड़ियाँ तैयार होती हैं वो लोग उनसे लेकर के चले जाते हैं। इनकी मजदूरी इनके बच जाती है। ऐसे हर परिवार ये काम करता है। फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, अपनी मजदूरी निकाल लेते हैं, बाकी माल मटेरियल के पैसे हैं जो बड़े लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो देते हैं इनको। ठीक है। हर कोई चूड़ी बनाता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और फिरोजाबाद इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज का केंद्र है, यानी कांच पिघलाने, कांच गलाने के लिए, ब्लोइंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच गलाने का जो उद्योग है इंडिया का, उसमें फिरोजाबाद केंद्र है उसका। सबसे ज़्यादा कांच को गला करके कांच के आर्टिकल बनाने की जो चीज़ें बनाने का जो काम होता है वो फिरोजाबाद में होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कांच की जो चूड़ियाँ हैं, ग्लास बेंगल्स, आज औरतों में इसका चलन खत्म हो गया है। औरतें अब ग्लास बेंगल्स कम पहनती हैं, कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती है ना मम्मियाँ लोग, आप देखते हो कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, मेटल की चीज़ें चालू हो गई हैं अब ज़्यादातर, है ना। तो उनमें डिजाइन डालना शुरू कर दिया इन लोगों ने, मेटल की चीज़ें बनाना शुरू कर दिया है, कांच को रिमूव कर दिया है। अब इन्होंने और नई चीज़ें बनाना शुरू कर दिया साथ साथ में, जैसे जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, कप्स, कॉफ़ी मग वगैरह, ये इनको बनाना शुरू कर दिया है कांच के साथ साथ। तो नई नई चीज़ें इन लोगों ने डेवलप कर ली हैं अपने पास, क्यों कांच बंद हो गया है, कांच की चूड़ियाँ पहनती ही नहीं है आजकल कोई। ठीक है। तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज का केंद्र है इंडिया का फिरोजाबाद। ठीक है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पे परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ बिताई हैं, एक ही नहीं पीढ़ियाँ। 1971 से जब से लोग आए हैं
और जो ही इनको काम मिला है वो काम मिला इनको ग्लास ब्लोइंग का, और ये काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। देखो मैं बताऊँ आपको, कोई भी काम ऐसा हो जिससे हमारे फिजिकली नुकसान ज़्यादा हो तो हम लोग उस काम को नहीं करते हैं, हम लोग मोस्टली उस काम को करते ही नहीं हैं। लेकिन ये लोग कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे, और बांग्लादेश से आने की वजह से इन्हें यहाँ पे कोई काम पे लगाता नहीं था। और ग्लास ब्लोइंग में बहुत भयंकर खतरे थे। एक तो कांच को पिघलाते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत भयंकर होता है। एक जो फिरोजाबाद है उस साइड में लाइट की कमी थी। नेक्स्ट बड़ी चीज़, कांच को जब घिसते हैं तो उसकी डस्ट जो उड़ती है वो आँखों को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। अब ये गरीब लोग थे, रोजी रोटी का इनको बहुत बड़ा परेशानी थी, इसलिए इन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया। हम जैसे लोग इस काम को नहीं कर सकते, चाहे कोई ज़्यादा पैसे दे तो भी नहीं करेंगे हम, इसलिए इन लोगों ने ये काम अपना लिया। और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए सस्ते में काम करने वाले लोग मिल गए, इसलिए यहाँ पे ये सेंटर बन गया, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स मिल गए थे इजीली। चलते हैं आगे। तो कई पीढ़ियाँ इन लोगों ने यहाँ पे बिता दी हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस मीन्स भट्टियाँ, भट्टियों के आसपास काम करते हुए इन लोगों ने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ग्लास ब्लोइंग जो फर्नेस होती है, भट्टियाँ होती हैं जिनमें कांच को पिघलाते हैं, उन भट्टियों के पास ये लोग ही रहे हैं और कई पीढ़ियाँ बीत गई हैं। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए, वेल्डिंग होता है ना, अपन लोहे को बोलते हैं वेल्डिंग करवा के लाए हैं, ऐसे कांच को भी वेल्डिंग करते हैं। नरम कांच होता है उसको गोल कर लेते हैं और फिर पिघले हुए कांच का एक पॉइंट लेके पिघले हुए कांच से उसको जॉइंट कर देते हैं। उस जो जॉइंट होता है उसको पीस में आती हूँ, उनको गोल राउंड में मोड़ते हैं और कांच के पिघले हुए कांच से उसको जॉइन कर देते हैं लाइक फेविक्विक। ऐसे करते हैं ये लोग। तो बहुत स्पीड से बनाते हैं चूड़ियों को, हाथ से बनाते हैं तो बहुत स्पीड से बनाते हैं, यानी एवरी मिनट में तो वो 1 मिनट में तो कम से कम वो 20-30 चूड़ियों को वेल्ड कर देते हैं, इतनी स्पीड रहती है लोगों की। चलिए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसे लगता है कि चूड़ियाँ बनाते हैं जो पूरी धरती पर औरतों की चूड़ियाँ यही बनाते हों, ऐसा प्रतीत होता है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि ये चूड़ियाँ पूरे धरती पर, लैंड जितनी औरतें हैं सभी के लिए बना रहे हों। मिनटों से अपनी आँखों से आप जहाँ तक देखो वहाँ तक चूड़ी बनाने वाले के घर हैं, और जिस घर में घुसो उसमें चूड़ियाँ हैं, भरा पड़ा ढेर, आंगन में भी जगह जगह चूड़ियों के ढेर पड़े हैं। तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया की औरतों के लिए चूड़ियाँ यहीं बनती हों, ऐसा लगता है, फील होता है हमें उसको देख करके। ठीक, मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का परिवार भी उनमें से ही है। मुकेश का परिवार भी उन चूड़ी बनाने वालों में से ही है। ओके, नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन। उनमें से कोई नहीं जानता, उनमें से कोई नहीं जानता है जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं, इन लोगों में से कोई नहीं जानता है दैट इट इज इलीगल, कि ये गैर कानूनी है। चूड़ी बनाना गैर कानूनी है। किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास एंड टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स। उच्च तापमान पर कांच की भट्टियों के पास बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। ये बात वहाँ के कोई भी लोग नहीं जानते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये बात जानते हैं, वो अपनी साठ-गांठ रखते हैं, तो उनको कोई कुछ कहता नहीं है और ये लोग काम करते रहते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में भट्टियों के पास बच्चों के काम करना गैर कानूनी है, ये बात वहाँ का कोई भी बंदा नहीं जानता है। इन डिंगी सेल्स, इन डिंगी सेल्स, इन बदबूदार कोठरियों में या अंधेरी कोठरियों में, डिंगी सेल्स। सेल्स मीन्स कोठरियाँ, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। ये छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, तो इनमें ना तो प्रॉपर एयर है
और ना ही लाइट है। बिजली तो वहाँ पे है ही नहीं, अब तो हो गई है, उस समय नहीं थी। आज से 10 साल पहले समथिंग मैं विजिट करके आया था सीमापुरी की, जब चैप्टर पढ़ा पहली बार और दिल्ली जाना हुआ तो मैं देख के आया था। उस टाइम तो लाइट वाइट कुछ नहीं थी, इनके 3 टप्पर ही थे बस। अब तो बहुत चेंजमेंट हो गया है, उस समय नहीं था कुछ भी। और जो चैप्टर कह रहा है उस समय की पिक्चर थी ये, देखिए। तो इन बदबूदार या सीलन भरी कोठरियों में बिना हवा और पानी के ये बच्चे रहते हैं। दैट द लॉ, यही नियम है। दैट द लॉ, यही नियम है। इफ एनफोर्स्ड, इफ एनफोर्स्ड, अगर दबाव दिया जाए, एनफोर्स दबाव दिया जाए या सख्ती बरती जाए, अगर सख्ती बरती जाए या दबाव दिया जाए, कुड गेट हिम, उसे निकालने के लिए, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। तो अगर दबाव दिया जाए या कठोरता बरती जाए तो उसे, और वैसे ही यानी मुकेश और मुकेश जैसे ही करीब 20,000 बच्चे उन भट्टियों के पास से बाहर निकाले जा सकते हैं। अगर कानून के अकॉर्डिंग कि बच्चों को ऐसे हैजार्डियस वर्क यानी खतरे भरे कार्य, जोखिम भरे कार्य बच्चों से नहीं करवाए जा सकते, ये कानून है, लॉ है, लॉ का पालन करवाएं तो कम से कम 20,000 बच्चे उन भट्टियों से बाहर निकाले जा सकते हैं। इतना वहाँ पे बच्चे लोग काम करते हैं, ठीक है। वेयर दे स्लॉग दियर डे लाइट आवर्स, वेयर जहाँ पर दे स्लॉग वो बर्बाद करते रहते हैं, दियर डे लाइट आवर्स, वो अपने दिन के प्रकाश वाले समय को, दिन में रोशनी होती है लेकिन ये लोग कभी बाहर निकलते ही नहीं है, तो इन्हें पता ही नहीं है कब दिन निकला और कब शाम हो गई, ये बात का इनको पता ही नहीं है। तो बच्चे जिन भट्टियों के पास अपने दिन के प्रकाश को भी बर्बाद कर रहे हों या खो रहे हों, वहाँ से 20,000 बच्चे निकाले जा सकते हैं अगर कानून के अनुसार शक्ति बरती जाए तो, ठीक है। ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, जो बच्चे प्रायः अपनी आँखों की चमक खो रहे हैं, जो बच्चे प्रायः अपनी आँखों की चमक खो रहे हैं। और ये रीजन है, आप साइंस वाले होंगे तो साइंस वाले लोग ध्यान दें कि अपनी जो आँखें हैं ये लाइट कहाँ से लेती हैं? क्या हमारी आँखों में खुद में लाइट होती है या लाइट कहीं से लेते हैं? ये बात आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि हमारी आँखें लाइट बाहर से लेती हैं, और वो कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। जिस भी वस्तु को हम देखना चाहते हैं, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी इन लाइट, प्रॉपर लाइट है। जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, जो चीज़ हमें ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगी, समझो उसके ऊपर प्रॉपर लाइट है, और जिस चीज़ को हम अंधेरे में रख देंगे वो हमें दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है कि जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं उसी के लाइट से हमारी आँखों में लाइट जनरेट होती है। नहीं, आँखों में कोई लाइट नहीं होती है, अंधेरे में हमें खड़ा कर दो कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आँखों में लाइट होती तो हमें अंधेरे में दिख जाता, मानते हो? इज इट क्लियर? तो आंखें लाइट लेती हैं ऑब्जेक्ट से, जिस चीज़ को, वस्तु को हम देखना चाहते हैं, दैट शुड बी इन प्रॉपर लाइट, वो वस्तु प्रकाश में होनी चाहिए, हमें दिख जाएगी, हम चाहे अंधेरे में हो चाहे कहीं भी हो। अब ये बच्चे लोग अंधेरे में रहते हैं और जो भट्टी की जो आग जलती है उस आग के प्रकाश में ये उन चीज़ों को देखते हैं, या फिर चिमनियाँ वगैरह जलाते हैं उसके प्रकाश में ये चूड़ियाँ बनाते रहते हैं, बाहर की लाइट तो देखते ही नहीं है। तो आंखें जब दबाव दे करके हमेशा देखने की कोशिश करती हैं तो 5, 10, 15, 20 साल में आंखें जवाब दे देती हैं। और ये बात तो आप कभी घूमने जाओ तो आप क्लियर कर सकते हो कि आप सीमापुरी और या फिरोजाबाद में आप होकर के घूम के आओ तो आपको हर गली में आपको 10-5 अंधे लोग घूमते नजर आएंगे। अंधे, कोई बैंत वगैरह लेकर के, या कोई वैसे ही बड़े बड़े चश्मे लगाएंगे मोटे मोटे, बहुत ज़्यादा लोग, यानी आपको
आश्चर्य होगा कि क्या बात है, पूरा एरिया अंधों से भरा पड़ा है, वो सारे कांच के पास काम करके ऐसे हो गए। 20-30 साल में कांच रगड़ रगड़ के आंखों में वो आंखें ख़त्म कर लेते हैं वो लोग, कुछ लाइट कम होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो देखी हुई चीज़ है, ओनली ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और लेखिका ने लिख दिया वैसे ही, ठीक है, देखी हुई चीज़ है। तो चलते हैं आगे। तो अपनी आंखों की रोशनी प्राय ये लोग खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जैसे ही वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए कहता है। वॉलंटियर मीन्स होता है वैसे स्वयं सेवक, लेकिन वो जब मुझे कहता है कि क्या आप मेरे घर चलोगे, और जो ही लेखिका ने हाँ भरी तो उसकी आंखें चमक उठी जो ही वो मुझे अपने घर ले जाने की बात कहता है। तो लेखिका उसके साथ चल दी, ठीक है। विच ही प्राउडली सेज, अपने घर के बारे में मुकेश बड़े गर्व के साथ कहता है, क्या इज बीइंग रीबिल्ट, कि हमारा मकान पुनर्निर्मित है। जो झुग्गी झोंपड़ी थी ना, उसको हटा करके हमने अच्छा मकान तैयार कर लिया है। इस बात को वो गर्व के साथ कहता है क्योंकि उस इलाके में किसी के भी कंप्लीट मकान नहीं है, इस वजह से वो अपने आप में गर्व महसूस करता है। चलते हैं। ही वॉक डाउन स्टिकिंग लेंस, वो उन स्टिकिंग बदबूदार गलियों से, लेन मीन्स गलियां, बदबूदार गलियों से होकर के वो आगे की ओर बढ़ता है। जो गलियां कैसी थी? चौक्ड मीन्स भरी हुई, अटी हुई, विथ गार्बेज, कचरे से। जो गलियां कचरे से भरी हुई थी, उन बदबूदार गलियों से होकर वो मुझे लेकर चला। पास्ट होम्स, घरों के पास से हम गुजरे। पास्ट होम्स, हम घरों के पास से गुजरे। दैट रिमेन हॉवेल्स, जो मकान बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। दैट रिमेन्स हॉवेल्स, जो मकान बिल्कुल जर्जर अवस्था में थे, ठीक है। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स मीन्स हिलती हुई दीवारों के साथ। तो जिन मकानों से, जिस लेन से होकर हम गुजरे, वो मकान बहुत ही बुरी दशा में थे, जिनकी दीवारें जैसे कांप रही हों। क्रम्बलिंग वॉल्स है, हिलती हुई दीवारों के साथ है। और साथ में क्या था? वॉबली डोर्स। वॉबली मीन्स भी होता है हिलने वाले। डोर्स मीन्स दरवाजे, जिनके दरवाजे भी हिलते हुए रहते हैं, यानी जैसे गिरने ही वाले हों, बड़ी बुरी दशा में जिनके दरवाजे हों। अब बताएं आपको, जैसे कई दरवाजे होते हैं गरीब लोगों के यहाँ पे, जिनको हम ठोकर मार के खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन में टिके हुए हैं, वैसे तो खिसकते ही नहीं है। क्या तो उठा के उनको लेके चलो, या फिर ठोकर मार मार के उसको पीछे खिसकाते हैं हम। तो वो वॉबली डोर्स होते हैं, हिलने वाले दरवाजे, जिनकी चौखटें भी हिली हुई होती हों, पता नहीं कब गिर जाए, कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे दरवाजों को वॉबली डोर्स बोलते हैं। तो हिलते हुए दरवाजे और बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनकी दीवारें, और खंडरों की तरह उनके मकान थे, अवशेष की तरह उनके मकान थे। ऐसी गंदी बस्ती से हम होकर के गुजरे, जो गंदगी से अटी हुई थी। नो विंडोज, और किसी घर में कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ वुमेन्स, इंसानों के परिवारों से भरी हुई, यानी इंसानों के परिवारों से भरी हुई वो जगह थी। एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, और साथ में जानवर भी अस्तित्व में थे। साथ में जानवरों का अस्तित्व भी था, यानी इंसानों के तो परिवार थे ही थे वहाँ पे, साथ में जानवर भी बहुत थे वहाँ पे। इन ए प्रिमिवल स्टेट, एक प्राचीन स्थिति में जानवर भी वहाँ पे रहते थे। प्राचीन स्थिति से
जैसे मकान बने हुए थे उसी सिचुएशन में जानवर भी उनके साथ साथ जी रहे थे। आपको पता होगा, यू में गैस कौन कौन से जानवर उनके साथ उन बस्तियों में जी रहे होंगे, ये आप खुद आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो उन जानवरों के साथ वो गंदी बस्ती के लोग रहते हैं। ठीक है, ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। तो ये जो घरों की लुकिंग बताई, जिनकी दीवारें बिल्कुल कांप रही हों, गलियां बदबू दे रही हों या कचरे से अटी हुई हों, मकान बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हों, दरवाजे जिनके हिल रहे हों, ऐसे मकानों से होकर के वो निकले और सच ए हाउस, ऐसे ही मकानों में से एक के दरवाजे पर वो जाकर रुका। ऐसे मकानों के एक दरवाजे पर जाकर के वो रुका। बैंक्स ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और दरवाजे पर रुकते ही वो अपने पैर से एक हिलते हुए लोहे के दरवाजे को ठोकर मारी। बैंक्स मीन्स ठोकर मारना, तो उसने ठोकर मारी एक ऐसे ही दरवाजे पर जो हिल रहा था, ठोकर मारी। एंड पुशेस इट ओपन, और इसे खोलने के लिए धक्का मारता है। नीचे ठोकर मारी, ऊपर से धक्का मारा और गेट खोला। ठीक है, गेट को खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, और हम एक अर्ध निर्मित मकान में प्रवेश करते हैं। सैक मीन्स बिल्डिंग या भवन, मकान। तो हम एक अर्ध निर्मित मकान में प्रवेश करते हैं। आधा बना हुआ था, आधा नहीं बनाया था। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में टैच्ड, टैच्ड मीन्स टाटी लगी हुई थी, यानी कच्चा छप्पर बनाया हुआ था। विथ डेड ग्रास, सूखी घास का। तो इस मकान के एक हिस्से में तो सूखी घास के दीवारें बनाई हुई थी, जो आप देखते हैं अपने गांव में, सूखी घास से उनको कलेक्ट करके और दीवार की तरह खड़ा कर लेते हैं, अपन उसको छप्पर वगैरह बनाते हैं उसमें। तो एक साइड में तो सूखी घास की दीवार लगाई हुई थी। इज ए फायरवुड स्टोव, और उस सूखी घास की जो दीवार लगाई हुई थी उस जगह पर फायरवुड स्टोव, फायरवुड स्टोव में चूल्हा रखा हुआ था, चूल्हा चल रहा था वहां पे। ओवर विच, जिस चूल्हे के ऊपर सिट्स ए लार्ज वेसल, एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। तो चूल्हे के ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। ऑफ सिजलिंग स्पिनाच लीव्स, जिस बर्तन में सिजलिंग मीन्स उबल रही थी, स्पिनाच मीन्स पालक, लीव्स मीन्स पत्तियां, पालक की पत्तियां उस बर्तन में उबल रही थी। समझा? तो जो छप्पर था, छप्पर की साइड में चूल्हा डाल रखा था उन्होंने, और चूल्हे के ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था जिसमें पालक की पत्तियां उबल रही थी। सब्जी बनाने की तैयारियां चल रही होंगी। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन लार्ज प्लेटिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी जो सिल्वर की प्लेटें थी उनके ऊपर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जमीन के ऊपर बड़े बड़े सिल्वर की प्लेटों के ऊपर मोर, और भी ज़्यादा चॉप्ड, कटी हुई वेजिटेबल, सब्जियां रखी हुई थी। और बाकी कटी हुई सब्जियां सिल्वर की प्लेटों के ऊपर ज़मीन पर रखी हुई थी, और बर्तन में पालक उबल रहा था। यह सीन था जब लेखिका उनके घर में प्रवेश करती है। इसके आगे कल पढ़ेंगे, ए फ्रेल यंग वुमन से कल पढ़ेंगे। मार्क दिस, और डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको आप अलग से निकालते रहें। मेरे पास एक मैसेज है कि समरी को नोट भी करना है क्या। भाई समरी जो आपको सेंड कर दी गई है उसको नोट करना है कि नहीं है, ये पूछा गया है। समरी को नोट करना है आपको, अपने पास फेयर वर्क में करना है उसको, ठीक है, फेयर वर्क में करना है उसको।